तो ये पहला चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। 3 चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 आपका जो 6 मंथली का सिलेबस है वो चैप्टर 1 to 6 है, जिसमें से 3 चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ और ये चौथा चैप्टर है आपका। इस चैप्टर का नाम वैसे फोर्स है और इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो डील करता है मोमेंट ऑफ फोर्स और इक्विलिब्रियम के साथ। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि मोशन क्या है, टाइप ऑफ मोशंस कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो मोशन की 2 टाइप, एक लीनियर मोशन। व्हाट इज लीनियर मोशन ना, एक टाइप ऑफ मोशन में पहली मोशन जो है वो लीनियर मोशन है। लीनियर मोशन देखो बच्चों, जैसे आपके पास एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक के ऊपर आपने एक फोर्स F लगाया, इस फोर्स की वजह से ब्लॉक यहां से मूव करता हुआ यहां पहुंच। ठीक, तो आप ये मोशन क्या कहलाएगी, ये लीनियर मोशन है। तो इसकी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी रिजिड बॉडी, व्हेन अ फोर्स acts on a stationary rigid body, which is free to move। ये बंधी हुई ना हो। जैसे आपने एक बक्सा लिया, बक्से को ड्रैग किया, तो ये आपकी लीनियर मोशन है। ठीक है, बक्सा ड्रैग, या ट्रॉली आप पकड़े हुए हैं, ट्रॉली को आप घसीट रहे हैं, तो आप एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ट्रॉली आपकी जो है फ्लोर पर मूव कर रही है, तो ये भी लीनियर मोशन का एग्जांपल हो जाएगा, है ना। व्हेन अ फोर्स एक्ट ऑन ए स्टेशनरी बॉडी विच इज फ्री टू मूव, ये क्या हो, विच इज फ्री टू मूव, ये मूव करने के लिए फ्री टू मूव। द बॉडी स्टार्ट मूविंग इन स्ट्रेट पाथ, द बॉडी स्टार्ट moving in straight path, the body start moving in straight path in the direction of force, देखो ये हमने फोर्स लगाया था और ये फोर्स की डायरेक्शन में मूवमेंट में आ गई, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जब किसी स्टेशनरी बॉडी पर आप कोई फोर्स लगाएं और उस फोर्स की वजह से वो बॉडी अगर फ्री है मूव करने के लिए और वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करती हुई चलने लग जाए, तो उसे आप क्या कहेंगे, उस मोशन को आप ट्रांसलेशनल मोशन कहेंगे या लीनियर मोशन कहेंगे। इसका दूसरा नाम भी जान लीजिए, ट्रांसलेशनल मोशन। लीनियर मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब ये अपनी जगह को लगातार बदलता रहेगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। दिस इज कॉल्ड लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ये हेडिंग, अगर ये डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो फिर आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और ये पूरी डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक दूसरे टाइप की भी मोशन होती है, उसे हम कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक, देखो बहुत इजी तरीके से इसको समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास, जैसे मेरे पास ये एक, फिलहाल मेरे हाथ में ये एक लॉक है ना, मैंने इसको इस हिस्से को पकड़ा ये, और ये लॉक को ये फोर्स लगाकर हम ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं, यानी ये देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा फिक्स अगर है तो इसे हम, ये जो उंगली है जहां से हमने लॉक को पकड़ा हुआ है, अगर ये फिक्स्ड है तो इसे, इस फिक्स पॉइंट को हम पाइवोटेड पॉइंट कहते हैं। और इसके अबाउट ही
इस देखिए फोर्स लगाने से इसके अबाउट ही सर्कुलर मोशन हो रही है। तो ये मोशन आपकी रोटेशनल मोशन, क्या है ये? रोटेशनल मोशन। तो इफ a body is pivoted at a point, if a body is pivoted at a point, if a body is pivoted at a point and a force is applied on the body, and a force is applied on the body, if on the body at a suitable point, it rotates the body, it rotates the body about the axis, about the axis passing through the pivoted point. It rotates the body about the axis passing through pivoted point, about the axis passing through the pivoted point. ठीक, this type of motion is known as rotational motion. This motion is known as रोटेशनल मोशन। अब रोटेशनल मोशन लिखने की जगह नहीं है, मैंने लिख दिया। देखो इसको हम फिगर के थ्रू यही समझा देते हैं, फिर ये वाला बोर्ड इरेज करेंगे। देखो अब इसको तुम ऐसे समझो, हमारा हाथ अगर हम इस व्हाइट बोर्ड पे बनाना चाहें ऐसे, तो ये तरीका होगा इसको बनाने का। ठीक, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक डिस्क है, ठीक, अब उस डिस्क के अंदर तुमने एक होल पास किया, और होल से तुमने एक लाइन, एक लंबी सी रॉड, पतली सी लंबी सी लकीर खींच दी या इंसर्ट कर दी। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम एक्सिस कहेंगे। ये एक टेक्निकल टर्म जानिए, क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। अगर मान लीजिए ये वो पॉइंट है जहां से आपने डिस्क में होल किया है, तो इसको हम पाइवोटेड पॉइंट कहेंगे। ये जो हमारा O है, वो कहलाएगा पाइवोटेड पॉइंट। ये आपका पाइवोटेड पॉइंट है। अब अगर आपने इसके ऊपर कोई फोर्स F इस तरीके से लगाया और ये डिस्क ऐसे इस एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करना शुरू कर देगी, तब आप क्या कहेंगे? ये रोटेशनल मोशन। क्या कहेंगे? रोटेशनल मोशन। The motion of the body about an axis due to applied force is known as rotational motion. वीडियो को पॉज करके इसको फिर से सुन लीजिएगा। एक चीज और बता दूं, what do you mean by rigid body? What do you mean by rigid body? A body is said to be rigid if it is not deformed due to application of a force. मैं व्हाइट बोर्ड पर फिर से नहीं लिख पाऊंगा, हर चीज आपको बताता चल रहा हूं, ध्यान से वीडियो को सुनिए। What is a rigid body? A rigid body, the body is said to be a rigid body if it does not deform after the applying of force. अगर किसी के फोर्स अप्लाई करने से, जैसे मैं ये दीवार पर एक मुक्का मारता हूँ, दीवार को कुछ नहीं होता है, यानी दीवार के शेप में कोई खराबी नहीं आती है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वॉल क्या है? एक रिजिड बॉडी है। तो रिजिड बॉडी उस बॉडी को कहते हैं जिस पर फोर्स के अप्लाई करने के बाद उसके शेप में किसी तरह का डिफॉर्मेशन ना आए। रिजिड बॉडी दो टाइप की मोशन कर सकती है, ये दोनों टाइप की मोशन हमने बता दी, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में रिजिड बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, है ना, और रोटेशनल मोशन में बॉडी अपनी ही जगह पर खड़े रहकर चारों तरफ चक्कर लगाएगी। तो दो टाइप की मोशन हो सकती हैं। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलता है आपके तमाम व्हीकल्स की, आपके पास जितने भी व्हीकल्स हैं सबकी पहिए में, सबकी व्हील में आपको ये देखने को मिलेगा। एक एक्सिस के चारों तरफ व्हील रोटेट करती है ऐसे,
और साथ साथ में लीनियरली भी आगे बढ़ती चली जाती है। तो वो रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल मोशन का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से दोहरा दूं, अगर फोर्स के अप्लाई करने से बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाए तो फिर वो ट्रांसलेशनल मोशन। अगर फोर्स अप्लाई करने से बॉडी किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमने लगे तो फिर वो रोटेशनल मोशन। ये दो टाइप की मोशन रिजिड बॉडी में होती है। और रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें आपको फोर्स अप्लाई करने से उसके शेप में किसी तरह का कोई डिफॉर्मेशन नहीं होता है। एक बार फिर से बोल देता हूं, नोट कर लीजिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी रिजिड, a body is said to be rigid if due to application of the force it does not deform। अगर वो फोर्स को अप्लाई करने से डिफॉर्म नहीं होती है तो फिर वो बॉडी रिजिड बॉडी कहलाती है। नाउ इट इज टाइम टू नोट डाउन वॉट एवर आर राइट। याद रखिएगा, जब यहाँ नोन एज रोटेशनल मोशन लिख लेंगे फिर ये वाला फिगर बनाएंगे। ठीक है, अब इसको हम इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग आपकी मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क की है। टॉर्क की एक डेफिनेशन पहले आप हमसे सुन लीजिए। अ फोर्स विच हैव टेंडेंसी टू टर्न और रोटेट अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज टॉर्क। व्हाट? अ फोर्स विच हैव टेंडेंसी टू टर्न और रोटेट a body about an axis is known as torque। ये टॉर्क की लिटरल मीनिंग है। टार्क्यूरी लैटिन का वर्ड है टार्क्यूरी। टार्क्यूरी से डिफाइन होता है टॉर्क, और टॉर्क का मतलब होता है टू ट्विस्ट, घुमा देने वाला। टू ट्विस्ट है ना, जैसे पिक्चर में मोड़ आता है वैसे ही जब कोई हर वक्त ऐसे ऐसे करेगा तो हर जगह उसे मोड़ आएगा, चक्कर आएगा ना भाई। तो किसी को चकरवाने के लिए आपको जो फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसे आप किस नाम से जानते हैं? टॉर्क के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एक आर्बिट्रेरी बॉडी। आर्बिट्रेरी बॉडी फिजिक्स में उस बॉडी को कहते हैं जिसका शेप कंफर्म ना हो, इर्रेगुलर शेप हो, उससे हम आर्बिट्रेरी बॉडी कहते हैं। मान लेते हैं कि ये आर्बिट्रेरी बॉडी में एक पॉइंट है O, ये पाइवोटेड पॉइंट है। क्या है? पाइवोटेड है, यानी यहां से ये बॉडी फिक्स है। अब अगर इस बॉडी को हमें घुमाना है तो ये इसी एक्सिस के अबाउट घूमेगी। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? पाइवोट कहेंगे। क्या कहेंगे? पाइवोट कहेंगे। ठीक, अब हमने यहां से इसके ऊपर एक फोर्स लगाया है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में F। तो लाइन ऑफ एक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। पहली चीज, लाइन ऑफ एक्शन क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन उस लाइन को कहते हैं जिसके अकॉर्डिंग, जिसके अलोंग फोर्स एक्ट करता है। तो अगर हम ये लाइन यहां से ऐसे बढ़ाएं तो देखिए ये लाइन ऑफ एक्शन है। ये लाइन ऑफ एक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग फोर्स काम कर रहा है। लाइन ऑफ एक्शन है ये। ठीक, अच्छा ठीक। अब इस फोर्स की टेंडेंसी मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट को घुमाने की है, तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो लाइन ऑफ एक्शन पर, और मान लो ये P है। ठीक, क्या है? P है। ठीक है, तो क्या टॉर्क का फार्मूला बनेगा? टॉर्क का जो फार्मूला बनेगा मैथमेटिकली torque is defined as the product of magnitude of force and perpendicular distance of the line of action of force, perpendicular distance of the line of action of the force from the pivot point, ये डिफाइन होता है बच्चों टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स। इसका दूसरा नाम मूवमेंट ऑफ फोर्स भी, लेकिन हम अभी फिलहाल टॉर्क के टर्म्स में चलेंगे।
टॉर्क। तो ये टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है, एफ है। चलो इस डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। तो टॉर्क की वैल्यू एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि कि हमने आपसे कहा था परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए। तो एफ इंटू आर, ये टॉर्क का फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले के हिसाब से देखो, ये जो टॉर्क है यानी टर्निंग इफेक्ट है। टर्निंग इफेक्ट का मतलब फोर्स को लगाने से बॉडी अपने एक्सिस के चारों तरफ घूमना शुरू कर देगी। तो ये टर्निंग इफेक्ट है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन द टर्निंग इफेक्ट, वो कौन से फैक्टर है जिसपे टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है। बेटा इसमें कोई नई बात नहीं कही जा रही, जो फार्मूले में चीजें लिखी हुई हैं उसी पे तो डिपेंड करेगा। यानी अब यहां पे लिखा जाएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग द टर्निंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी कौन कौन से वो फैक्टर हो सकते हैं। नंबर 1 क्वाइट ऑब्वियस है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतनी तेजी से घूमेगा। क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ये पहला हो गया। और दूसरा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वही चीज जो ऊपर लिखी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पाइवोट पॉइंट। इन दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब इस पे न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। इस चैप्टर से सिस्टमैटिक है एकदम सब कुछ, है ना। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों इसको एक चाहे तो एक बार में और लिख सकते हो ऐसे, एफ इंटू ओपी। ठीक है भाई, वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, है ना। अब देखो यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। तो बेटा टॉर्क की जो यूनिट होगी वो होगी यूनिट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय यूनिट ऑफ डिस्टेंस। यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ फोर्स क्या है बेटा, न्यूटन। और ये डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर। ये तो हुई एसआई यूनिट। कौन सी यूनिट है ये, एसआई यूनिट। ठीक, अब अगर हम इसकी सीजीएस यूनिट लिखें यानी सेंटीग्राम मीटर सेकेंड, तो आपको याद होना चाहिए क्लास 9th में बताया जाता है कि फोर्स की सीजीएस यूनिट डाइन होती है। क्या होती है, डाइन। तो डाइन के साथ फिर सेंटीमीटर आएगा। ये इसकी सीजीएस यूनिट है। तो क्या है इसकी सीजीएस यूनिट। ठीक, ये इसकी सीजीएस यूनिट हो गई। अब अगर कहा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन न्यूटन मीटर एंड डाइन सेंटीमीटर, तो देखो 1 न्यूटन मीटर, एक न्यूटन को जब हम डाइन में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर 2 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी 1 न्यूटन मीटर की वैल्यू कितनी हो गई, 10 की पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। बीच में हाइफन का साइन मत लगाइएगा यूनिट में, और इनटू का साइन मत लगाइएगा। ये एक रॉन्ग वे है एक्सप्रेस करने का यूनिट को। बीच में हाइफन का साइन नहीं, बीच में इनटू नहीं। अगर आपकी बुक में है तो वो गलत है। ठीक, अच्छा अगर आपसे कहा जाए इसका ये वाला यूनिट 1 किलोग्राम फोर्स मीटर, ये क्या है, 1 किलोग्राम फोर्स मीटर। तो 1 किलोग्राम फोर्स की वैल्यू होती है 9.8 न्यूटन, और मीटर ये कितना, ये हो गया 1 किलोग्राम फोर्स मीटर। ये एक और यूनिट आ गई आपकी 9.8 न्यूटन मीटर।
या फिर एक यूनिट और कही जाए, सब पूछा जा सकता है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, तब फिर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो ये वक्त है 9 बजे रात का और ये वक्त है 100 बात की एक बात का। और 100 बात की एक बात अगर आप घड़ी की तरफ देखकर कहेंगे तो फिर दो तरीके से घड़ी में मोशन हो सकती है। घड़ी की सुई 12 से 1, 2, 3, 4 जाएगी। अगर इस सेंस में चल रही है घड़ी तो आप उसे कहेंगे क्लॉकवाइज सेंस। अगर 12 के बाद 11 पे चली जाए, 11 से 10 पे चली जाए, ऐसा घड़ी में पॉसिबल नहीं होता लेकिन रोटेशनल मोशन में पॉसिबल है, तो उसे आप कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज मोशन। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मोशन। यानी अगर सुई के हिसाब से मोशन हो रही है तो क्लॉकवाइज, और सुई के अगेंस्ट हो रही है तो फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब तुम फिर से आ जाओ एक बार अपने टॉर्क पर, देखो ध्यान से, है ना। जैसे तुम्हारे पास ये एक डिस्क है, डिस्क का ये पॉइंट फिट, डिस्क का ये पॉइंट फिट है, तुमने इसके ऊपर एक टेंजेंशियल फोर्स एफ लगाया इस डायरेक्शन में, तो ये यूं घूमेगी। ये कौन सी डायरेक्शन है, ये घड़ी के अपोजिट है ना, तो इसे क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्या कहोगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब टेक्निकल टर्म्स, ठीक है, थ्योरी चक्कर में मत रहिएगा। तो ये है एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। इट इज टेकन एज पॉजिटिव एंड टेकन एज पॉजिटिव। कहीं भी अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आया, मूवमेंट का मतलब टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, तो उसे आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसी तरीके से अगर ये डिस्क है, अब हमने इसके ऊपर एक फोर्स यूं लगाया, तो इसकी जो रोटेशन सेंस होगी वो देखिए क्लॉकवाइज है, तो इसे आप क्या कहेंगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट। और अगर मूवमेंट निकल, चलो तुम्हारे कंफर्म कर देते हैं, ये डिस्टेंस तुम आर मान लो, तो टाउ की वैल्यू क्या होगी, आर इंटू एस, मेरा कुछ नहीं जा रहा, और यहाँ पर ये वैल्यू पॉजिटिव में ली जाएगी। इसमें ली जाएगी पॉजिटिव में। अब तुमने यहाँ पे एक फोर्स लगाया और ये कौन सा मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज मूवमेंट, क्लॉकवाइज मूवमेंट है, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड टेकन एज नेगेटिव। ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है और ये टेकन एज नेगेटिव किया जाता है। यानी अब अगर तुमने टॉर्क निकाला तो टॉर्क की वैल्यू आर इंटू एफ तो आएगी, लेकिन साथ में निगेटिव भी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव लिया जाता है। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दिए दे रहा हूं, एग्जाम्पल पढ़ना आपका काम है, नहीं पढ़ोगे मेरा कुछ लेकर नहीं जाओगे। एग्जाम्पल खुद से पढ़ लेना, टेक्निकल टर्म्स हम बता चुके हैं, ठीक है।